Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, students, हम डिस्कस करेंगे MGPE 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ को. चलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में. सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो नागालैंड है वह एक इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. प्राइमरी इन्वॉल्व्स डिमांड फॉर ऑटोनमी एंड इंडिपेंडेंस बाय नागा एथनिक ग्रुप्स. वहाँ पे जो नागा एथनिक ग्रुप्स हैं वो डिमांड करते हैं किसकी, स्वायत्ता की, ऑटोनमी की डिमांड करते हैं. द नागाज हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री. जो नागा लोग हैं उनका अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना इतिहास है. लीडिंग टू एस्पिरेशंस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिस वजह से उनके अंदर एस्पिरेशंस जगती हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की. अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे पहले बात होती है नेगोशिएशन करने की. क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई नेगोशिएशंस हुए? तो हाँ, जो भारत की सरकार है, ठीक है, भारत की सरकार और नागा विद्रोही जो समूह है, ठीक है, नेगोशिएशंस बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स, स्पेशली द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच दशकों से बातचीत चल रही है. ठीक, भारत सरकार और NSCN के बीच में दशकों से बातचीत चल रही है. प्रमुख समझौते में 1964 की युद्ध विराम संधि और 1997 की युद्ध विराम संधि शामिल है. तो यानी कि 2 बार इनके बीच में क्या हो चुकी हैं? युद्ध विराम संधियां हो चुकी हैं. उसके बाद इनका मीडिएशन कौन करता है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भारत सरकार और नागा जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में मीडिएशन कराने के लिए जो थर्ड पार्टीज़ हैं, ठीक है, तीसरे जो पक्ष के लोग हैं वो मध्यस्थता करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड चर्च हैव ऑफन एक्टेड एज अ मीडिएटर. कौन एक्ट करता है मीडिएटर के रूप में? चर्च के संगठन, सिविल सोसाइटीज़ और व्यक्ति, और भी कुछ ऐसे व्यक्ति जो एक्ट करते हैं एज मीडिएटर, हेल्पिंग टू ब्रिज गैप्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़, ताकि दोनों की दोनों जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो भी गैप्स हैं उन्हें भरा जा सके. देन कंटिन्यूअस उनके बीच में डायलॉग्स होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है. सो द continuous dialogues between the Naga groups and the Indian government has been essential. The framework agreement signed in 2015 between NSCN and the Government of India is a significant milestone reflecting the ongoing commitment to peaceful resolution. तो क्या है इसका मतलब कि जो नागा समूह थे, नागा ग्रुप्स और जो भारत की सरकार है उनके बीच में संवाद होते रहे. 2015 में NSCN और भारतीय सरकार के बीच हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड इन 2015 में, ठीक है. एंड द गवर्नमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिफ्लेक्टिंग द ऑनगोइंग कमिटमेंट, जो इनके शांतिपूर्ण समाधान के प्रति एक निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. नाउ अब हमें बात करनी है रेस्टोरेटिव जस्टिस की, यानी कि इनको न्याय दिलाने की हमें बात करनी है. एफर्ट्स टू एड्रेस पास्ट ग्रीवेंसेस एंड इनजस्टिसेस हैव इंक्लूडिंग एक्नॉलेजिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन. ठीक है, तो पुराने समय से जो भी इनके साथ अन्याय हो रहे थे, अतीत की जो शिकायतें थी उनको दूर करने के प्रयास किए गए. दिस अप्रोच एम्स टू रिपेयर रिलेशनशिप एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ जस्टिस. अब यहाँ पे ये जो आपको जस्टिस को रीस्टोर करने की बात है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी उनके साथ पहले अन्याय हुआ उससे उन लोगों को अब क्या करना है? उसको हील करना है, उनका उपचार करना है. साथ ही साथ इससे क्या होगा कि एक तो इनका जो रिलेशनशिप है वो रिपेयर होगा, दूसरी चीज़ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में सेंस ऑफ जस्टिस जगेगा, यानी कि उन्हें लगेगा कि भाई अब जो है उन्हें क्या है, न्याय मिल गया है. तो उन्हें न्याय दिलाने के प्रयास भी किए जाते हैं. उसके बाद पीस बिल्डिंग हो जाती है. अब आपको पता है कि जब न्याय मिल जाएगा तो पीस बिल्डिंग हो जाएगा, शांति स्थापना हो जाएगी. नागालैंड में शांति निर्माण पहलों ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और नागाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. ठीक है, क्या क्या किए हैं पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स में? नागालैंड हैव फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नागाज. These efforts aim to create conditions conducive to long-term peace and stability.
तो नागालैंड में शांति निर्माण पहलों ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और नागाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर ध्यान को केंद्रित किया, ताकि दीर्घकालिक शांति और स्थिरता जो है वो स्थापित की जा सके। अब हमें बात करनी है पंजाब के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जैसे अभी हमने नागालैंड के कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि नागालैंड में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्यों था, कौन सी दो पार्टीज़ थी, मीडिएटर कौन बना उनके बीच में, ठीक है, फिर पीस बिल्डिंग एफर्ट्स कैसे हुए, जस्टिस कैसे दिलाया गया, ये सारी बातें की। सो सेम टू सेम अब हमें पंजाब के बारे में बात करनी है। जो पंजाब का कॉन्फ्लिक्ट है वो घूमता है, पंजाब भी ऑटोनॉमी की डिमांड करता है पॉलिटिकल पावर की सिंस द ईयर 1980s। जो सिख कम्युनिटी है सॉट मोर कंट्रोल ओवर देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। जो सिख कम्युनिटी है उसे क्या चाहिए, अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ इंसर्जेंसी। तभी वो क्या करते हैं, फिर झगड़े करते हैं। अब नेगोशिएशंस किस किस के बीच में होते हैं, negotiations between the Indian government and Sikh leaders aimed at addressing the demands of Sikh community। किसके बीच में नेगोशिएशन होता है, इंडियन गवर्नमेंट और सिख लीडर्स के बीच में, क्योंकि वो डिमांड करते हैं कि जो भी सिख कम्युनिटी की डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाए। इनके बीच में की एग्रीमेंट होता है एक राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, जिसे पंजाब अकॉर्ड ऑफ 1985 भी कहा जाता है, जिसने वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज़ को सॉल्व करने के प्रयास किए। तो भारतीय सरकार और सिख नेताओं के बीच बातचीत का उद्देश्य सिख समुदाय की मांगों को पूरा करना था। प्रमुख समझौते में 1985 का राजीव लौंगोवाल समझौता शामिल है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। अब इनके बीच में मीडिएटर कौन बनता है, कई सारे इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फिगर्स, बड़े बड़े रिलीजियस नेता, ये सब मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं और क्या करते हैं, मीडिएटिंग करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिख मिलिटेंट्स, ठीक है। सरकार और जो सिख उग्रवादी लोग हैं उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका ये लोग निभाते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां और धार्मिक नेता। देयर एफर्ट्स हेल्प्स टू डी एस्केलेट टेंशंस एंड पेव द वे फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। अब उनके जो प्रयास हैं उसकी वजह से तनाव जो है वह कम होता है और शांतिपूर्ण जो समाधान है वह निकल के सामने आता है। ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन सिख लीडर्स एंड द गवर्नमेंट वॉज क्रूशियल इन एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सिख नेताओं और सरकार के बीच चल रहा संवाद संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण था। इसमें सिख समुदाय के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मान्यता पर चर्चा शामिल थी। तो वो किन किन बातों पर चर्चा करते हैं कि राजनीति में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, उनका आर्थिक विकास हो और जो भी उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो पूरी हों। अब उन्हें जस्टिस कैसे दिलाया गया, तो जो भी पास्ट के ग्रीवेंसेस थे, इनजस्टिसेस थे, उन्हें एक्नॉलेज किया गया। जो भी उनका दर्द और उनकी जो सफरिंग्स थी इंसर्जेंसी के समय, उन्हें एक्नॉलेज किया गया, ठीक है। तो अतीत की शिकायतों और अन्यायों को दूर करने के प्रयासों में विद्रोह के दौरान हुई पीड़ा और कष्ट को स्वीकार करना शामिल था। दिस अप्रोच एम्ड एट हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट्स। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और गलतियों की आधिकारिक स्वीकृति के माध्यम से उपचार और सुलह था। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वहाँ पर उन्हें न्याय दिलाया गया, कैसे जस्टिस को रीस्टोर किया गया है। मतलब जो कोशिश है वो चलती रहती है कि जो भी कम्युनिटी है जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके कष्ट को स्वीकार करना, ठीक है, और उनको कुछ ना कुछ उपचार देना, उनके लिए हीलिंग करना, रिकन्सिलिएशन करना, ताकि जो कम्युनिटी के एंगेजमेंट है वो बढ़े, ठीक है, मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाकर, एंड ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स। और जो भी भारत सरकार से गलतियां हुई वो अपनी गलतियों को माने, जो सिख कम्युनिटी से गलती हुई वो उनको भी माने और आपस में क्या कर लें, सुलह कर लें। फिर पीस बिल्डिंग एफर्ट्स की बात करें तो जो पंजाब के अंदर पीस बिल्डिंग एफर्ट्स हैं वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन के ऊपर, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग द पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ सिख कम्युनिटी। सो इन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं। पंजाब में शांति निर्माण के आर्थिक पुनरुद्धार, बुनियादी ढांचे में आर्थिक पुनरुद्धार का मतलब समझ रहे हो आप, इकोनॉमिक रूप से मतलब ऊपर उठाना, साथ ही साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना,
और पॉलिटिकल जो सिख कम्युनिटीज़ हैं उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड करना। ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं इनका एम है एक स्टेबल और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना उस रीजन में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की है नागालैंड के बारे में और हमने बात की है पंजाब के बारे में। ठीक है, वहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे पीस बिल्डिंग एफर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात की। एग्ज़ाम्स के अंदर अगर ये आता है तो आप यही आंसर एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं।